हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। तो गाइस, पिछला सेशन हमने सॉइल हस्बेंड्री पे देखा, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए। लगभग आधा सॉइल हस्बेंड्री तो वहाँ कवर हो चुका है। आज हम आधा सॉइल हस्बेंड्री कवर करके सॉइल हस्बेंड्री को एंड करने वाले हैं। आज उसके डिसीज, विनिंग और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि इस क्लास का एंड है, ये करके हम सॉइल हस्बेंड्री ख़त्म करेंगे। इसके बाद जो टेस्ट ऐड करी गई है, टेस्ट को आप जाके अटेम्प्ट करिए, क्योंकि इस पर 2 क्वेश्चन बने हैं, इसलिए इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि 2 क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं। वही एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, IBPS भी यही कहता है। 2 क्वेश्चन की कीमत तुम क्या जानो एस्पायरेंट बाबू। तो एस्पायरेंट बाबू सॉइल हस्बेंड्री को छोड़ना नहीं है, ठीक। तो सॉइल हस्बेंड्री में हमने कल क्या क्या देखा था, देखो कल का PDF हम पूरा देखते हैं कि बेसिक टेक्नोलॉजी हमने देखी थी, ये सारी हमने चीज़ें देखी। देखो ये PPT तो आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगी, तो इसलिए चिंता मत करो। जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा और ठीक उसके नीचे PPT अपलोड होगी। अब देखो होता क्या है कि एक कंप्लीट PPT मिलेगी आपको, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, एक साथ पूरी PPT मिलेगी। जिन PPT अलग बनी होगी उनकी अलग अलग मिलेगी। तो सॉइल की दोनों लेक्चर की मिला के मैंने एक बनाई है, तो एक PDF में आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं, ओके। बेसिक टर्म्स, उसके बाद टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ी कुछ। अब ब्रीड का सिलेक्शन कैसे करना है, उसके बाद बोर का सिलेक्शन कैसे करना है, गिल्ड का सिलेक्शन कैसे करना है, स्नाउटिंग क्या होता है, नीडल टीथ क्या होता है, स्नाउटिंग, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। ये देखो वैलोइंग वगैरह, घुंघरू हमने ब्रीड देखी, ब्रीड्स देखी, लार्ज वाइट, मिडल यॉर्कशायर, लैंड्रेस, घुंघरू। सॉइल न्यूट्रिशन हमने देखा, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने कवर करी। मिनरल न्यूट्रिशन देखा, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ पिगलेट देखा, प्रेग्नेंट स्वा, हाइफर, उसके बाद इनकी फैरोइंग कैसे होती है, फैरोइंग के लिए क्या क्या जगह चाहिए, उस वक्त हमें क्या क्या प्रोवाइड करना चाहिए, सारी चीज़ें हमने आज तक देखी। अब बाकी का नेक्स्ट का पार्ट इनका हाउसिंग वाला स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैं बात करूँ अगर इनके हाउसिंग मैनेजमेंट की, तो हाउसिंग मैनेजमेंट में हमको सबसे पहले ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि बेस्ड ऑन देयर वेट्स हाउसिंग मैनेजमेंट कैन बी क्लासीफाई। अब हाउसिंग मैनेजमेंट में होता यह है कि उनका जो वेट है, उस वेट के हिसाब से हम क्लासीफाई करते हैं कि किस वेट के एनिमल को हमको कितनी जगह देनी है, ठीक। अब देखो हाउसिंग में अगर मैं बात करूं प्रेग्नेंट स्वा और बोर की, एंड बोर, ओनली प्रेग्नेंट स्वा नॉट प्रेग्नेंट बोर, तो केवल और केवल आपका स्वा प्रेग्नेंट होती है, ना कि आपका बोर। तो देखो मैं यहाँ लिखूँ स्पेस, सॉरी एनिमल वेट, और यहाँ लिखूँ स्पेस। तो इसको हम कैसे करें, तो देखो मुझे देख रहा है प्रेग्नेंट स्वा। अब प्रेग्नेंट स्वा का एनिमल, सर वेट क्यों नहीं लिखा आपने, तो देखो प्रेग्नेंट स्वा का वेट हमने देखा है। अब देखो एक प्रेग्नेंट स्वा कितना वेट गेन करती है, 100 की बात करो अगर मैं करूँ तो लगभग 35 से 40 किलो वेट गेन करती है वो आफ्टर द कंसेप्शन, यानी कि 35-40 वेट हो गया और 100 किलो वेट उसका वही है। तो 135 किलो वेट के लिए हमको कितना चाहिए, तो भाई लगभग हमको चाहिए 25 स्क्वायर फीट, इतना स्पेस हमको एक प्रेग्नेंट स्वा को प्रोवाइड कराना है। बात करें हम बोर की, देखो बोर में होता क्या, वो प्रेग्नेंट होता नहीं, उसमें वेट गेन होता नहीं है, लेकिन करना क्या है हमको, जब भी हम उसे स्पेस प्रोवाइड करते हैं हमको उससे को भी 25 स्क्वायर फीट का प्रोवाइड करना है। अब देखो इसमें स्पेस भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पेन में और दूसरा रन में। अब सर ये पेन और रन क्या होता है, तो देखो कभी आपने जेल देखी है, जेल, तो जेल की कैदी की एक सेल जो होती है, यानी कि एक कैदी को जिस जेल में रखा जाता है, एक रूम में जो रखा जाता है, वो उसके लिए पेन होती है, यानी कि कैद खाना होती है। और कैदियों को बाहर छोड़ दिया जाता है, मतलब कि ग्राउंड पर खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो उनके लिए रन होता है। तो ठीक इनके लिए जो एक स्पेशल ये बनाया गया है, एक होम बनाया गया है, उनके लिए पेन है, और बाकी का जितना इनको खेलने के लिए ज़मीन रखी गई उसको हम रन कहेंगे, ठीक। बात करें हमारे जैसे कि घर की बात करें, तो आपका जो कमरा है वो एक पेन है, और आपका जो आंगन है, पूरा घर है, बाकी का पूरा घर जिसमें आप रहते हैं वगैरह, तो एक रन है, ठीक, वो रन स्पेस है। तो देखो पेन और रन इनके लिए सेम चाहिए, आपकी बोर और 100 के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ ऑन द बेस ऑफ देयर वेट, अगर मान के चलो मेरे पास कोई पिगलेट है 20 kg का, ठीक, तो मुझे उसको 8 फीट स्पेस में देना है, 8 फीट रन के लिए देना है, 8 फीट का उसका कमरा हो, 8 फीट उसको खेलने के लिए हो, यानी कि टोटल मुझे 16 स्क्वायर फीट का उसको घर बना के देना है, ठीक।
अब यही मेरा बढ़ के हो गया 40 केजी का। अब जैसे वेट बढ़ा है उसी अनुपात में मेरा स्पेस भी बढ़ेगा। कैसे? अब इसका हो गया 12 स्क्वायर फीट, 12 स्क्वायर फीट। सर कैसे? इसका तो 16 होना चाहिए। तो नहीं मेरे भाई, ये उस अनुपात में नहीं बढ़ता है, जिस अनुपात में ये डबल हुआ है उस अनुपात में नहीं बढ़ता है। ठीक। अब जैसे मेरा हो गया ये 60 केजी, 60 केजी का सुअर हो गया, खा खा के एकदम सुअर बन गया है 60 किलो का। तो 60 किलो की बात करूँ तो इनमें लगभग 16 और 16 दोनों जगह मुझे 16-16 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। ठीक। अब इसके बाद हो गया मेरा 90 केजी का सुअर, यानी कि ये काटने के लिए एकदम रेडी, जिसका पॉर्क वॉर्क मटन हम खा सकते हैं। तो देखो इसके लिए हमको कितनी जगह देनी है? 20 स्क्वायर फीट की। सर ये कहीं से भी सेंस नहीं बना रहा है, यहाँ 4-4, यहाँ भी 4 जगह तो सेम आ रही है, लेकिन हर बार वेट चेंज होता जा रहा है। तो देखो ये वेट के हिसाब से है। अब ऐसा नहीं कि आपने उसका वेट गिना, भाई अब वेट है उसका 80 किलो, अब मैं उसको रखूँ का 16 वाले घर में रखूँ या 20 वाले घर में रखूँ? तो आपको उसको 20 वाले घर में रखना। ये एक रेंज होती है, आपको बस एक रेंज समझनी है कि भाई वेट के हिसाब से कितना घर होना चाहिए। ओके। और किस हिसाब से उसका उसका स्पेस बढ़ जाता है, इसके हिसाब पर उसका हाउसिंग मैनेजमेंट होता है। ठीक। यहाँ तक सारी आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो। यहाँ पर आपको प्रेग्नेंट स्वा और बोर, ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आपको इनको याद ही रखना है। क्योंकि देखो 90 केजी तो हो ही गए होंगे, ठीक बात। अब प्रेग्नेंट स्वा जब कि आप 135 किलो 140 किलो के हैं, तो उसके लिए ऑफकोर्स ज़्यादा जगह चाहिए। बोर जो है आपका ब्रीडिंग बोर है, तो बोर के लिए भी घूमने फिरने के लिए जगह तो चाहिए मेरे भाई। ठीक। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। अब बात करते हैं आपके ब्रीडिंग एनिमल की। ठीक। अब ब्रीडिंग एनिमल में हमको क्या क्या केयर करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा केयर। अब ब्रीडिंग एनिमल में कौन कौन आते हैं? आपका बोर आता है, और आपकी आती है प्रेग्नेंट स्वास। प्रेग्नेंट स्वा कहें, प्रेग्नेंट गिल्ट कहें, जो भी कहें आप, ब्रीडिंग एनिमल है। ब्रीडिंग एनिमल का हमको मैनेजमेंट करना है। अब पहले तो हमने उनके लिए शेल्टर की बात की कि भाई शेल्टर उनको कितना चाहिए होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट। प्रेग्नेंट स्वा के लिए कितना चाहिए होता है, बोर के लिए कितना चाहिए होता है। अब मैं बात करूँ उसके मैनेजमेंट की, तो देखो जो भी हमारे रिप्रोडक्शन के लिए रखे गए एनिमल हैं, खास पैदावार बढ़ाने के लिए जो एनिमल हमने रखे हैं, उनका खास ख्याल रखना है। उनको ज़्यादा अटेंशन टाइम देना है, अटेंशन पेड टू ब्रीडिंग एनिमल। ब्रीडिंग एनिमल के लिए हमको अटेंशन देना ही देना है। अब देखो अटेंशन देके हम करेंगे क्या? तो अटेंशन देकर दो चीज़ें होंगी। कहीं से दो चीज़ें, हम जो ब्रीडेबल एनिमल है, जो सॉज है आपकी, अगर मान के चलो कोई सॉ पार्चुरेशन के लिए नज़दीक है, तो उसको हम थोड़ा सा अटेंशन, थोड़ा सा फोकस करके उसको अलग कर सकते हैं, उसको अलग घर देने के लिए। हाँ, उनका रेगुलर ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। देखो कोई बोर है जिसमें कोई डिसीज़ है, जैसे कि ब्लू सेलोसिस नाम का डिसीज़ है, ऐसे में हमको उस बोर को अलग करना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई कोई सॉ हमको लगा पहले प्रेग्नेंट है, अब प्रेग्नेंट नहीं है, उसमें हीट सिम्टम दिखने लगे हैं, तो उस वक्त भी हमको उस सॉ को अलग करना है। तो अटेंशन हमको इसी बात पे देना है कि कोई अलग कैरेक्टर ना सिम्टम ना शो करें। ठीक। अब मैं बात करूँ दूसरी बात की, तो ये जो ब्रीडिंग एनिमल है, इनमें अगर फैट ज़्यादा हो तो ये कंसेप्शन के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत देते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि उनमें ज़्यादा फैट ना हो, इनमें बॉडी फैट ज़्यादा ना हो, यानी कि कम बॉडी फैट शुड बी लो एज पॉसिबल। जितना आप उनमें लो रख पाए उतना आपको लो रखना है, लेकिन उनके में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो, लीन प्रोटीन उनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो। उनकी बॉडी का वेट उनके फैट की वजह से ना दिखे, बल्कि उनकी प्रोटीन की वजह से दिखे। ठीक। अब देखो जो भी आपके ब्रीडेबल एनिमल है, जैसे कि अब देखो कोई भी आपका बोरलिंग ट्रांसफ़र हो रहा है मैच्योर बोर में, तो बोर मैच्योर होते वक्त एक ग्रोवर होता है, तो उन ग्रोवर पर हमको खास ख्याल रखना है। ग्रोवर शुड बी फीड विथ, किससे फीड करना है? क्रीप फीडिंग से, यानी कि क्रीप फीडिंग देनी है। देखो मैंने बताया था क्रीप फीडिंग हमको केवल और केवल यंग वन में देनी है, तो आपकी यंग वन भी, आपका बोरलिंग भी एक यंग वन ही है, वो इतना बड़ा नहीं हो सका कि वो मैच्योर है। ठीक। तो हमको क्रीप फीडिंग ग्रोवर को भी खिलानी है। ग्रोवर में आते हैं आपके कुछ गिल्स भी आती हैं और कुछ बोरलिंग भी आते हैं, तो आपको उनको ये भी खिलाना है, ना कि उनको अवॉइड करना है।
ठीक। अब ग्रोवर रेशन, देखो अब ग्रोवर जो है उनके लिए एक स्पेशल रेशन बनता है जिसको हम कहते हैं ग्रोवर रेशन। अब ग्रोवर रेशन देखो हम उनको खाना तो दे ही रहे हैं, लेकिन ग्रोवर रेशन हमें अलग से लेना है। अब ग्रोवर रेशन में अलग से मक्का, अलग से ऑयल का एडमिनिस्ट्रेशन करना, अलग से कॉन्सेंट्रेट खिलाना, ये सारी चीज़ें ग्रोवर रेशन में आती हैं। ग्रोवर रेशन से होगा क्या, पहला हम खिलाते हैं इसलिए कि उनकी बॉडी की ग्रोथ ज़्यादा हो, तो ग्रोथ रेट जो है उनका ग्रोथ रेट हमेशा हाई रहेगा। ठीक। जब आप प्रोटीन पाउडर खाएंगे तभी तो आपकी बॉडी पे वेट दिखेगा। जब आप जिम करेंगे, प्रोटीन पाउडर खाएंगे, हाई कैलोरीज कंज्यूम करेंगे, तब जाके आपके बॉडी पर वेट दिखेगा। ठीक। तो उनको खाने के लिए चीज़ें चाहिए, तो इसी ग्रोवर रेशन से हम उनका ग्रोथ रेट कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं इन द सेंस कि आपने मन चाहा ग्रोथ रेट हम उनको दे सकते हैं। अब इसके अलावा ये ब्रीडेबल एनिमल है जो हमको रेगुलर ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल करने हैं, तो रेगुलर ब्रीडिंग हो इसके लिए भी हमको ग्रोवर रेशन देना है। मान के चलो आपने बोर को एक दिन खिलाया, वो बाद में खिलाया ही नहीं और उसने पहली ब्रीडिंग के बाद हार मान ली, तो रेगुलर ब्रीडिंग के लिए ये सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी होती हैं कि भाई कहीं ना कहीं उनके बॉडी का इस्तेमाल हमको आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी करना है। अब इसके अलावा जो ग्रोवर है, हम पिग का इस्तेमाल केवल और केवल मटन पर्पज़ के लिए, सॉरी उसके पर्क पर्पज़ के लिए करते हैं। तो हाई क्वालिटी पर्क हमें उससे चाहिए होता है। हाई क्वालिटी पर्क पाने के लिए आपको उसको ग्रोवर रेशन देना ज़रूरी है। ठीक। जब उसे पर्क ही नहीं मिलेगा तो वो क्या काम का। जब आपको आपकी एक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं मिलती तो वो हमारे प्रयास किस काम के। ठीक बात। तो हमें हाई क्वालिटी पर्क के लिए ग्रोवर रेशन देना ज़रूरी है। अब इसके अलावा ग्रोवर रेशन में हम बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं जैसे कि एंटीबायोटिक, मोलासेस, जिससे ये होता है कि डिसीज़ रेजिस्टेंस पावर इनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ जाती है। डिसीज़ रेजिस्टेंस, ओके। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। मुझे ग्रोवर रेशन क्यों क्यों खिलाना है ये सारी बातें समझ में आ गई। अब देखो मैं इस पर एमसी को डालूंगा, तब आपको ये 4 ऑप्शन क्लिक करने हैं और 5 ऑप्शन रिजेक्ट कर देना है। सर ये तो बायसनेस हो, आप पहले से बता रहे थे कौन सा क्वेश्चन डालूंगा कौन सा क्वेश्चन नहीं डालूंगा, तो जो क्वेश्चन डालूंगा वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन कभी कभार। इसके अलावा आपके ब्रीडिंग एनिमल के लिए स्पेशल वैल्यूज प्रोवाइड करने होते हैं। अभी आपको कहीं से ब्रीडिंग एनिमल नहीं दिख रहा है, यही से कर देते हैं वैल्यूज। तो देखो एक स्पेशल वैल्यूज उनके लिए तैयार करने होते हैं जिसकी डायमेंशन होती है 10x6x15, इतने फिट की आपको एक स्पेशल वैल्यू तैयार करनी होती है। अब मैंने वैल्यूइंग आपको वहाँ समझाया जहाँ मैंने पहला फोटो लगाया था, आई थिंक तीसरे या चौथे नंबर की स्लाइड होगी, जहाँ पर मैंने आपको वैल्यूज समझाया। वैल्यूज होता क्या है कि ये कीचड़ द्वारा कीचड़ बनाया जाता है जिसमें हम सुअर को छोड़ देते हैं। सुअर वही अपनी थर्मो रेगुलेशन करता है, बॉडी के जो वर्म है उनको मारता है, इसके लिए वैल्यूज करना ज़रूरी होता है। ठीक। यहाँ तक ब्रीडिंग एनिमल की बात समझ में आ गई आपको। अब ये देखो ये जो बच्चा दिख रहा है आपको, किसका बच्चा है, सुअर का बच्चा है। ठीक। अब इस सुअर के बच्चे को पैदा करने के लिए सबसे पहले उसके जो ओनर है उसने क्या करवाया होगा, मीटिंग करवाई होगी। तो अब हमारा टॉपिक शुरू होता है यहाँ से, मीटिंग। किसमें मीटिंग, किसमें मीटिंग इन स्वाइन। तो देखो मीटिंग के कई सारे तरीके होते हैं। ठीक। तो मीटिंग यानी कि मेल एंड फीमेल का इंटरकोर्स होना, इसे हम कहते हैं मीटिंग। अब देखो मीटिंग में हम एक तो नेचुरल मीटिंग करवा सकते हैं जिससे कि हमको जो डिज़ायरेबल आउटकम है वो मिलेंगे नहीं, लेकिन हाँ भाई बस पॉपुलेशन बढ़ गई, ये हो सकता है। नेचुरल मीटिंग से केवल यही हो सकता है कि भाई हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई। ठीक। अब नेचुरल मीटिंग के लिए हम ये करेंगे, एक सुअर है उसको खुला छोड़ देंगे एक 100 वाले ग्रुप में, ताकि वो दिन भर घूम घूम के नेचुरल मीटिंग करता रहे। अब नेचुरल मीटिंग में हम ये भी ख्याल रखेंगे कि भाई वो बोर रिपीट ना हो, यानी कि जिस बोर को हम छोड़ रहे हैं उसको हम अल्टरनेट डे छोड़ें। एक बोर को हम 2 दिन लगातार ना छोड़ें, अल्टरनेट डेज। जैसे कि दिल्ली में गाड़ियाँ चलती और जिस दिन ऑड डेट है उस दिन ऑड डेट की गाड़ियाँ, जिस दिन इवन डेट है उस दिन इवन डेट की गाड़ियाँ। ठीक उसी तरीके से ऑड इवन करके हम इनको पेन में कहें या फिर रन में कहें या फिर 100 का झुंड जिसमें है उसमें छोड़ देंगे। ठीक। अब देखो इसमें भी अगर आपका जो सुअर है, आपका जो बोर है वो यंग वन है, तो इसमें मीटिंग हमको कितनी करवानी, तो लगभग 2 से 3 मीटिंग पर वीक। भाई उसको अभी तक एक्सपीरियंस नहीं, अनएक्सपीरियंस बंदा है, तो उसको हम केवल 2 से लेकर 3 तक हम छोड़ेंगे एक वीक में, यानी कि अल्टरनेट डेज पे हम उसको मीटिंग के लिए छोड़ देंगे।
लेकिन आपका मैच्योर वन है यानी एक्सपीरियंस है, तो उसको हम 4 से 5 दिनों के लिए भी छोड़ सकते हैं, 4 से 5 मीटिंग पर वीक के हिसाब से। अब देखो आपका जो यंग वन है इसको जो है आपको छोड़ना है केवल और केवल 100 के झुंड में, नॉट गिल्ट, ओनली फॉर 100, नॉट फॉर गिल्ट। अब ऐसा क्यों सर? देखो जो गिल्ट होती है इनमें जब भी हीट के सिम्टम दिखते हैं तो वो काफ़ी एक्साइटमेंट में हो जाती है, और जो आपकी 100 है वो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाती जितनी कि गिल्ट दिखाती है, क्योंकि गिल्ट में पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार जब हीट पीरियड आता है, स्ट्रेस साइकिल शुरू हो जाती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाती है। लेकिन 100 को इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती, क्योंकि उसका पहला पार्चुरेशन हो चुका है, दूसरा पार्चुरेशन हो चुका है, तीसरा पार्चुरेशन हो चुका है, इसके लिए 100 इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाती। तो हमको ये ध्यान रखना है कि यंग वन को हम केवल और केवल 100 के ग्रुप में छोड़े, ना कि गिल्ट के। तो देखो हमको ऐसा क्यों करना है, हम ऐसा करेंगे ताकि जो हम मीटिंग करवा रहे हैं उसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा ना हो, मीटिंग प्रॉपर हो और सारी चीज़ें अपने हिसाब से चलें। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं। अब हमको मीटिंग करवानी कब है, यानी कि सर टाइम भी बता दीजिए हमको करवानी कब है। तो देखो टाइम के अगर मैं बात करूँ टाइम की, तो कोई भी हो, कोई भी एनिमल हो, कोई भी स्पेसीज़ हो, तो उनमें ब्रीडिंग कब करवाई जाती है? कूल आवर्स में, यानी कि जहाँ पर दिन का तापमान कम होता है। अब दिन का तापमान कम कब होता है? तो दिन का तापमान आपका कब होता है? एक तो इवनिंग में कम होता है, ठीक, या फिर मॉर्निंग में आपका तापमान कम होता है। दोनों में से किसी एक जगह में तापमान कम होता है, तो आपको इसी समय उनकी मीटिंग करवानी है। यानी कि कुल मिला के बात करूँ तो मैं कहूँगा कूल आवर्स में आपको इनकी मीटिंग करवानी है। और सर कितनी बार करवानी है? देखो लगभग इनकी 2 बार मीटिंग करवानी है आपको, 2 टाइम्स पर स्ट्रेस। देखो पर स्ट्रेस यानी कि जिस स्ट्रेस में आप मीटिंग करा रहे हैं उसमें आपको 2 बार करनी है, एक सुबह करवानी है, एक शाम को करवानी है, एक आपको इवनिंग में करवानी है, दूसरी आपको मॉर्निंग में करवानी है। ठीक, इससे होगा ये कि बेटर फर्टिलिटी रहेगी, बेटर प्रोडक्शन रहेगा। मान के चलिए कि अगर पहली बार हमने मीटिंग करवा दी, वहाँ केवल और केवल 6 एग्स फर्टिलाइज हुए, तो हमारी जो 100 है वो केवल और केवल 6 बच्चे जन्म देगी। अगर हम दूसरी बार मॉर्निंग में दोबारा करवाते हैं तो इससे होगा ये कि पहले 6, दूसरे 6, कुल मिला के वो 12 बच्चे देगी। ठीक, अब देखो हमको ब्रीडिंग कब करवानी है? तो ब्रीडिंग हमको करवानी है जैसे ईस्टर साइकिल आपकी शुरू हो जाती है। ठीक, ईस्टर साइकिल में ओइस्टर्स की जो फेज आती है हमारी, तो ओइस्टर्स के सेकंड या फिर थर्ड डे ऑफ ओइस्टर्स। अब देखो इनमें ओइस्टर साइकिल कितने देर की होती है? लगभग 21 दिन की ओइस्टर साइकिल होती है। अब 21 दिन में जब भी स्ट्रेस वाली फेज आती है, स्ट्रेस वाली फेज में हमको मीटिंग करवानी है, वो भी सेकंड और थर्ड डे में। ठीक, ये रहा टाइम की बात। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो। मीटिंग, नेचुरल मीटिंग की हम बात कर रहे थे, जिसमें हमें यंग वन एंड मैच्योर वन को हमें कहाँ छोड़ना है। इसके अलावा बात कर रहे थे टाइमिंग की, तो टाइम क्या होना चाहिए, पीरियड क्या होना चाहिए, कितनी बार मीटिंग करवानी है, ये सारी चीज़ में इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये एक घास में खेलता हुआ सुअर, जिसका एक बच्चा सफ़ेद है और एक बच्चा काला है। ठीक सर, इमेज का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, बताओ। तो देखो ये इमेज का डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये आपकी आगे चल के 100 और गिल्ट का डिस्क्रिप्शन बनने वाला है। तो देखो अब बात करते हैं इनमें एक्सरसाइज की। देखो कोई भी ब्रीडेबल एनिमल हो उसमें कुछ चीज़ें का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जब भी आप मीटिंग के लिए बोर को छोड़ते हैं या फिर 100 को छोड़ते हैं, तो इनमें विस्कसनेस पैदा ना हो, टिमिडिटी पैदा ना हो, इसके लिए हम ये ख्याल करते हैं कि भाई 100 के साथ हमको कौन सा बोर क्रॉस करवाना है, गिल्ट के साथ कौन सा बोर क्रॉस करवाना है, ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। लेकिन बात करें अगर हम हमारे फीमेल की, यानी कि 100 या फिर एक गिल्ट की, तो आपके फीमेल में फर्टिलिटी चेकअप करवाना ज़रूरी हो जाता है। तो फर्टिलिटी चेकअप क्यों करवाता है? मान के चलिए कोई 3 महीने के बाद प्रेग्नेंट नहीं हुई, 2 महीने के बाद प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो फर्टिलिटी है कि नहीं उसमें, ये सारी चीज़ें हमको उस वक्त देखनी होती है। देखो अब इसमें ये एक पॉइंट ये भी आता है कि मान के चलिए कभी कभार ब्रुसेलोसिस जो डिसीज़ है वो डिसीज़ इन्फेक्ट कर गया, तो भी आपकी 100 प्रेग्नेंट होने में काफ़ी दिक्कत देती है। तो ऐसे में उनकी कलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कलिंग क्या होता है कि हम अनडिज़ायरेबल, अनप्रोडक्टिव एनिमल को झुंड से बाहर निकालते हैं।
जैसे आपके घर वाले आपके काम ना करने पर आपको घर से बाहर निकालने की जो धमकी देते हैं, उसी को हम कलिंग कहते हैं। लेकिन एनिमल में जब कलिंग होती है तो उनको सिरा सिरा काटा जाता है। बस आपके साथ ये नहीं होगा कि आपको काटा जाएगा, आपको बस घर से बाहर निकाला जाएगा। ठीक, तो फर्टिलिटी चेकअप करवाना ज़रूरी होता है। इसके बाद गुड एक्सरसाइज, गुड एक्सरसाइज ज़रूरी है इनके लिए। देखो एक्सरसाइज करवाना ज़रूरी है ही है, क्योंकि उनमें लैमनेस ना हो, उनमें ज़्यादा आलसी आदमी ना, आलसी जानवर ना बने, इसके लिए एक्सरसाइज काफ़ी ज़रूरी होती है। ठीक, अब इसके अलावा ट्रिमिंग ऑफ फीट, ट्रिमिंग ऑफ फीट। अब देखो इनके फीट में जो है, इनकी जो नाखून है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कहीं एक दूसरे को नोच ना ले, इसके हमको ये ध्यान रखना पड़ता है। उनके फीट को रेगुलरली ट्रिमिंग करना ज़रूरी होता है। इससे होता यह है कि उनमें लैमनेस नहीं आती है। टू अवॉइड लैमनेस, लैमनेस क्या होता है मैं पता है आपको? लैमनेस ये होता है कि देखो मान के चलो आपको आज जाना है, घर जाना है, खाना बनाना है और खा लेना है और सो जाना है। लेकिन होता यह है कि रेगुलरली आपकी माँ आपके लिए खाना बनाती है या फिर आपकी बहन आपके लिए खाना बनाती है, आपको खाना बनाने की कोई समझ है नहीं, आपको पता नहीं कि चाय में चाय पत्ती कहाँ रखी है। अब चीनी का डब्बा और सॉल्ट का डब्बा साथ में रखा हुआ है, तो आपने चीनी की जगह सॉल्ट डाल दिया। ऐसा आपके साथ बहुत बार होता है। इससे आपसे क्या लैमनेस पैदा होती है कि चलो भाई कौन बनाए खाना, खाना भी मैं बनाऊँ, खाऊँ भी मैं, बर्तन भी मैं धोऊँ, इतने सारे झंझट में क्यों मोल लूँ। तो इसे कहते हैं लैमनेस, यानी कि काम टालने की आदत। तो ये चलने फिरने की आदत टालने के लिए हम इनको ट्रिमिंग ऑफ फीट करवाना ज़रूरी है। तो बड़े नाखून कटवाना ज़रूरी होता है। ठीक, तो फीट हमने इनके ट्रिम करवा दिए ताकि इनमें लैमनेस ना हो। ओके, तो अब बात करते हैं हमारे गिल्ट और बोर की, कि भाई किस तरह के गिल्ट हमको, गिल्ट में मीटिंग के लिए क्या क्या सिम्टम होनी चाहिए, या फिर एक ब्रीड में मीटिंग के लिए क्या क्या सिम्टम होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों की बात करते हैं। अब देखो जो भी गिल्ट हमारे ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली है, यानी कि फॉर फ्यूचर पिग जिसे निकलने वाले हैं, तो इसकी हमको कुछ चीज़ों के बारे में देखना पड़ता है। तो देखो पहला इसका ओइस्ट्रस आइडेंटिफिकेशन, ओइस्ट्रस आइडेंटिफिकेशन। अब ओइस्ट्रस आइडेंटिफिकेशन, हमको ओइस्ट्रस आइडेंटिफिकेशन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब ओइस्ट्रस आइडेंटिफिकेशन यानी कि क्या, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर डेट हमको आइडेंटिफाई करनी है। यानी कि हमको आइडेंटिफाई करना क्या, हमको ऑब्जर्व करना है कि भाई अब ये स्वा हीट पीरियड में आ चुकी है, अब इसको हमको मीटिंग करवाना ही करवाना है। जैसे कि अब घर वालों को पता है कि लड़का 22 साल का हो चुका है, अब इसकी शादी करवानी ही करवानी है। इसे कहते हैं हम आइडेंटिफिकेशन, कि भाई अब लड़का क्लास वाली लड़कियों के पीछे घूम रहा है, इससे अच्छा है किसी और के साथ इसके हाथ पीले कर देते हैं, अपना घर में बैठा रहेगा, कमा तो वैसे भी रहा नहीं है, तो शादी कर दे, अपना इसका नया घर बसाए। ठीक, ओइस्ट्रस आइडेंटिफिकेशन वही होता है, लेकिन कुछ अलग तरीके से। ओइस्ट्रस आइडेंटिफिकेशन किसके लिए होता है कि भाई अब हमको मीटिंग करवानी है। अब देखो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, इसके दो मेथड्स हैं, दो मेथड्स हैं। पहला है रीचिंग टू हाइंड क्वार्टर, रीचिंग टू हाइंड क्वार्टर। ये क्या है सर, ये क्या बात हुई है? तो हाइंड क्वार्टर यानी कि जो सुअर रखा हुआ है आपका यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, अगर आप चलते हुए आए, चल रहे इसके पीछे तक आ गए, लेकिन ये कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, तो आपको समझ जाना है कि ये सॉ या फिर ये गिल्ट इन द कंडीशन ऑफ ओइस्ट्रस, ओइस्ट्रस की कंडीशन में है, हीट पीरियड में है, अब इसकी मीटिंग करवाना ज़रूरी है। ठीक, अब दूसरी और सबसे खतरनाक मेथड ऑफ ओइस्ट्रस आइडेंटिफिकेशन, तो वो क्या है? राइडिंग टेस्ट, राइडिंग टेस्ट। ठीक, अब राइडिंग टेस्ट होता क्या है? तो देखो राइडिंग टेस्ट होता कुछ नहीं, आपको जाके सुअर पे बैठ जाना है। तो देखो कैसे लगेगा कि एक एफओ सुअर पे बैठा है और चेक कर रहा है कि उस ओइस्ट्रस कंडीशन में है ही नहीं। अपने आप को इमेजिन करो कि एक सुअर पे बैठे हो और ये चेक कर रहे हो कि भाई सुअर स्ट्रेस कंडीशन में है ही नहीं, तुम हंसते हंसते पागल हो जाओगे। तो देखो अगर तुम उस सुअर पे बैठ भी गए और सुअर कोई मूवमेंट दिखा नहीं रहा, यानी कि नो मूवमेंट, तो आपको ये समझ जाना है हाँ अब ये स्ट्रेस कंडीशन में है, अब इसकी मीटिंग करवाना ज़रूरी है, अब लड़के की उम्र हो चुकी है, शादी करवाना ज़रूरी है। तो राइडिंग टेस्ट, नो मूवमेंट, इसी को हम कहते हैं स्टैंडिंग हीट। ठीक, स्टैंडिंग हीट किसे कहते हैं हम? नो मूवमेंट व्हाइल राइडिंग टेस्ट इज कॉल्ड स्टैंडिंग हीट। ठीक, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है।
अब राइडिंग टेस्ट में हम करते क्या है, उसके ऊपर बैठ जाता है और उसका जो कॉर्पस रीजन है उसको दबाते हैं। कॉर्पस रीजन कहाँ होता है, ये कॉर्पस रीजन होता है, ये देखो ये वाला जो रीजन है ये कॉर्पस रीजन होता है, या फिर इसको हम लुइन रीजन भी कहते हैं। लुइन रीजन यानी कि आपकी कमर जो है वहाँ अगर आप थोड़ा सा आगे की तरफ झुकोगे, आगे के, और जो वहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाते हैं उसी को हम कहते हैं लुइन रीजन। ठीक, तो उस लुइन रीजन को दबाना है। अगर वो लुइन रीजन को दबा के बाद भी सुअर एक जगह पे खड़ा है तो वो सुअर नहीं, वो जो सॉ है वो सॉ इन द एक कंडीशन ऑफ हीट, स्ट्रेस कंडीशन में है। ठीक, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, यानी कि गिल्ट की ब्रीडिंग आपकी क्लियर है। ओके, तो बात करते हैं अब आगे की, कि अब ये तो हुए हमको टेस्ट, कि हम टेस्ट करें और ये पता लगाए कि हीट में है कि नहीं। अब ये तो हुई हमारी टेस्ट। अब देखो टेस्ट हमको कब देनी है सर, जब हम कुछ पढ़ेंगे तब हमको टेस्ट देनी है ना। यानी कि पढ़ने के लिए पहले कुछ हमको ये दिखाना पड़ेगा कि हमने एक बुक खरीदी, हमने उसमें से कुछ अंडरलाइन किया है, कुछ हाईलाइट किया है, तब जाके हम टेस्ट देने के लिए तैयार हैं। यानी कि कुछ हमने पहले सिम्टम दिखाए। तो देखो इसमें भी हमको कुछ ऐसे सिम्टम दिखेंगे, सुअर में भी कुछ ऐसे सिम्टम दिखेंगे, तब जाके आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो हीट में है कि नहीं। अब कैसे सिम्टम्स, तो देखो पहला वजाइनल डिस्चार्ज, उसकी वजाइना से एक डिस्चार्ज निकलेगा, एक वाइट डिस्चार्ज बाहर की तरफ आएगा, तो वो डिस्चार्ज देख के आपको समझ जाना है वो हीट में है। इसके अलावा रेस्टलेसनेस यानी कि एक जगह रुक ही नहीं रहा एनिमल, भाग रहा है पूरा, उसने तबेला अपने सर पे उठा लिया है, रेस्टलेसनेस की कंडीशन है। ऑफ फीड, इसके अलावा ऑफ फीड, बहुत सारा खाना रखा है लेकिन खा ही नहीं रहा, बाबू मैं तुम्हारे बिना खाना नहीं खाऊंगा। ठीक उसी तरीके से ये कह रहा है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज मेरी स्ट्रेस कंडीशन है, आज मैं फुल मौज मस्ती करूंगा, रेस्टलेसनेस हो जाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा। बाद में देखें, खाना वाना जो होता है वो बाद में देखा जाएगा, ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैं नहीं करता। इसके अलावा इनके जो हैंड क्वार्टर्स है, अगर आपने वॉल प्रोवाइड करी है तो ये अपनी हैंड क्वार्टर्स रब अगेंस्ट वॉल के अगेंस्ट ये अपने हैंड क्वार्टर को ऐसे घिसने की कोशिश करते हैं। ये भी आपका एक सिम्टम है कि भाई वो हीट में है कि नहीं। ठीक, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। इसके अलावा एक फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन करना, ये भी एक सिम्टम है। इसके अलावा प्रिकल्ड ईयर यानी कि कान खड़े हो जाना, भाई उनके कान खड़े हो गए, ऐसे कान थे ऐसे हो गए, तो प्रिकल्ड ईयर, ये भी एक स्ट्रेस कंडीशन की हम सिम्टम बता सकते हैं। यहाँ तक मुझे लगता है, यहाँ तक ये स्ट्रेस सिम्टम के जो सिम्टम है बस समझने के लिए, इस पर कोई सवाल आता नहीं। बस आपसे कोई पूछ ले कि भाई हमको ये टेस्ट कब करानी है। अब देखो इसका इस्तेमाल आपको कब होगा, जब आप नॉर्थ साउथ कंट्रीज में जब आपकी पोस्टिंग होगी, नॉर्थ साउथ में नहीं, नॉर्थ साउथ में एक साथ नहीं होगी, एक तो नॉर्थ में होगी या तो साउथ में होगी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जब आपकी पोस्टिंग होगी तब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी होंगी। अब मान के चलिए आपके पास कोई फार्मर आता है, कहता है सब सुअर पालने के लिए लोन चाहिए, तब आप उससे पूछेंगे भैया राइडिंग टेस्ट क्या होता है। अगर मैं सुअर पे बैठ जाऊँ और सुअर ना हिले, इसका क्या मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि मैं सुअर पे बैठूँ और सुअर ना हिले। तो किसान आपसे कहेगा कि एक सुअर दूसरे सुअर पे बैठा है चलो ये तो है आपकी मज़ा की बात। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, राइडिंग टेस्ट वगैरह तो हमने सब कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं विनिंग की। विनिंग तो हमने विनिंग हमने देख लिया कि विनिंग करता है भाई कितने 3 से 4 वीक बाद। चलो यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं। विनिंग यानी कि क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पिगलेट फ्रॉम देयर मदर, यानी कि जो लैक्टेटिंग मदर है, जो दूध देने वाली मदर है, उससे हमको उसके जो बच्चा है उसको सेपरेट करना, इसी चीज़ को हम कहते हैं विनिंग। ठीक, अब विनिंग कब करनी है हमको, सेकंड वीक ऑफ पार्चुरेशन। सर सेकंड वीक ऑफ पार्चुरेशन में क्यों, तो देखो सेकंड वीक के बाद मतलब जन्म के सेकंड वीक तक आपके जो बच्चा है यानी कि पिगलेट जो है वो बाहर का खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं, क्रिप फीडिंग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए हमको सेकंड वीक के बाद ही उनका पार्चुरेशन करवाना ज़रूरी होता है। अब जब हम बात करें कि हीट पीरियड, स्ट्रेस पीरियड की, तो हीट पीरियड कब आता है, तो देखो हमने जो यहाँ पर हीट पीरियड की बात करी है वो स्ट्रेस कंडीशन की बात करी है मैंने।
अगर मान के चलिए कोई 100 नहीं, कोई गिल्ट या फिर कोई 100 पहले पार्चुरेट हो चुके हैं, पहले उसकी फैरोइंग हो चुकी है, अब दोबारा उसकी फैरोइंग हम दोबारा उसको प्रेग्नेंट करवाना चाहते हैं, तो हम ये सब हमको चीज़ें हमको कब करवानी है? तो हमने विनिंग करवा दी भाई, सबसे पहले विनिंग करवा दी। अब विनिंग के सेकंड वीक के बाद, यानी कि जैसे विनिंग हो गई हमारी, विनिंग के भी बाद, विनिंग के आफ्टर विनिंग के सेकंड वीक बाद इनमें आपको हिट सिम्टम पहला ओइस्टर देखने को मिलेगा। ठीक, आपको पहला ओइस्टर देखने को मिला, लेकिन आपको ये ओइस्टर छोड़ देना है। इस ओइस्टर्स में आपको कोई मीटिंग वगैरह नहीं करवानी है। लेकिन जब इसके नेक्स्ट वाला हिट जो आता है, यानी कि सेकंड हिट यानी कि सेकंड वीक के बाद जो फर्स्ट हिट आता है, फर्स्ट हिट, इसके बाद में जाकर जो आपका सेकंड हिट आने वाला है, इसमें आपको इसका कपलिंग करवाना ज़रूरी होता है। सर तो कपलिंग कैसे करवाएं? तो देखो, इनमें कपलिंग करवाना काफ़ी सिंपल है। इनमें एक मेल एक फीमेल, बस कहानी ख़त्म। इनमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाने जाओगे तो काफ़ी गंदे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि इसमें स्पर्म कलेक्शन काफ़ी हेजिटेटिंग प्रोसेस है, काफ़ी दिक्कत वाली प्रोसेस है, इसलिए कपलिंग करवाना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। बात करें इन द केस ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। ठीक, अब देखो, हमारी कोई एक स्वा है जिसने 4 बार 5 बार बच्चे दिए हैं, अब वो थक गई हैं कि भैया और बच्चे नहीं, हम दो हमारे दो, यहाँ तक ठीक था, लेकिन आपने हम दो हमारे 100 यहाँ तक हमसे प्रोडक्शन ले लिया, अब नहीं, अब और नहीं सहा जा रहा, अब बच्चे नहीं, और बच्चे नहीं, 2 बच्चे मिट्टी खीर, उससे ज़्यादा बवासीर। तो ये कह रहे हैं कि भाई मैंने 4 बार 5 बार बच्चे ले लिए, अब नहीं। अब जो रिपीटर्स है, हम इनको कहेंगे रिपीटर्स। जैसे कि आप कोई सब्जेक्ट रहने के बाद आप रिपीट करते हैं उसी सब्जेक्ट को। फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट हमने सेकंड ईयर में रिपीट कर दिया, सेकंड ईयर का थर्ड ईयर में कर दिया, थर्ड ईयर का फोर्थ ईयर में कर दिया, तो इसे कहेंगे रिपीट। तो अगर कोई आपके रिपीटर्स है तो आपके रिपीटर्स को उनको कल करवाना है, कलिंग करवानी है उनकी। सर केवल और केवल रिपीटर्स की कलिंग करवाएंगे हम, यानी कि जो 4 बार 5 बार बच्चे ले चुके हैं? सर लॉयल्टी नाम की भी कोई चीज़ होती है। हाँ, तो सुअर के साथ लॉयल्टी दिखाओगे यार, तुम इंसानों के साथ लॉयल्टी नहीं दिखाओगे, सुअरों के साथ दिखाओगे। तो रिपीटर्स को आपको कल करना है। कल आपको किसको किसको करना है? अलावा इसके अलावा जो कि अंडर प्रोलिफिक एनिमल है, यानी कि अनप्रोलिफिक, जो एक को कभी 3 या 4 बच्चे दे रहे हैं, उनको आपको कल करवाना है। ओल्ड एज एनिमल, ओल्ड एज जो एनिमल है उनको आपको कल करवाना है। इसके अलावा अनप्रोडक्टिव एनिमल को आपको कल करवाना है। ठीक, इन सब को आपको कहाँ पे करना है? कल करना है, यानी कि काटने के लिए भेज देना है, सीधा स्लॉटर हाउस भेजना है। कलिंग करवाना मतलब कि झुंड से बाहर निकाल देना नहीं होता है, मेरी भाषा में पूछो तो सीधा काटने के लिए दे देना। ठीक, अब देखो, बात कर रहे, इससे पहले हमने कलिंग की बात करी, हम बात करते हम कि भाई जब भी आपकी कोई सौ है वो पार्चुरेट कर गई, आप पार्चुरेशन के बाद हमको 100 का क्या ख्याल रखना है, यानी कि मैनेजमेंट आफ्टर पार्चुरेशन। आई थिंक ये बात हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बतानी मुझे उस दिन मिस हो गई थी। तो देखो, अब प्रेगनेंसी का जो लास्ट क्वार्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इनके लिए क्रिटिकल होता है। अब प्रेगनेंसी जब भी इनमें आती है, जब इनमें प्रेगनेंसी के बाद पार्चुरेशन होता है, तो पार्चुरेशन के लिए 2 से 3 आवर ये लेती है फॉर पार्चुरेशन, यानी कि मैं कहूँ फॉर फैरोइंग। ठीक, फैरोइंग के 2 से 3 घंटे बाद, अब इसके भी 2 से 3 घंटे बाद आवर्स में आफ्टर 2 to 3 आवर्स प्लासेंटा विल शॉल बी शेड, यानी कि इसका जो प्लासेंटा है वो शेड हो जाता है। प्लासेंटा, देखो प्लासेंटा हर इस एक में शेड होता है, किसमें आपके बफेलो में होता है, काऊ में होता है, बात करें आप शिप की, गोट की, कैमल की, रैबिट की, सब में प्लासेंटा शेड हो जाता है। तो फैरोइंग के 2 से 3 घंटे बाद प्लासेंटा शेड हो जाता है। लेकिन जब फैरोइंग हो रही होती है, तो फैरोइंग के वक्त मैंने कहा कि इनके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का लॉस होता है। ठीक, तो इनके बच्चों को चल के मार देती है, यानी कि उनके बच्चों पर गिर जाती है,
इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बच्चे मर जाते हैं। तो हमको गार्ड रेल्स बैठाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, गार्ड रेल्स। ठीक, गार्ड रेल्स ये हेल्प करता है, इसको अपने बच्चों के ऊपर गिरने से बचाता है, ताकि मॉर्टेलिटी इनमें जो है, इनमें मॉर्टेलिटी कम हो सके। अब बात कर रहे थे कि इनमें मॉर्टेलिटी कितनी होती है, यानी कि जो बच्चे नए पैदा होते हैं उनमें से लगभग 20 से 30% बच्चे मर जाते हैं, मतलब वो अर्ली एज में ही मर जाते हैं। इनमें मॉर्टेलिटी का रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक, ये तो बात हुई हमारी मैनेजमेंट ऑफ काऊ की, सॉरी मैनेजमेंट ऑफ सुअर की। अब देखो ये सुअर हमको काटना है, लार्ज वाइट यॉर्कशायर है। अब हमको इसको मार्केटिंग करनी है, मार्केटेबल पिग्स। मुझे इसको बेच देना है, मुझे इससे पैसे कमाने हैं कि भाई तुम जाओ, अब तुम्हारी लाइफ साइकिल हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, पैसे चाहिए, पैसा चाहिए मेरे को। तो पैसे के लिए भाई हमको अब इसको हमको क्लासीफाई करके बेचना होता है, ग्रेडिंग सॉर्टिंग करना कि हमको कौन सा सुअर किस चीज़ के लिए बेचना है। अब देखो, अगर कोई मेरा सुअर 70 से 75 kg का आसपास है तो मैं इसको पॉर्क के लिए बेचूंगा। ठीक, मैंने उसको पॉर्क के लिए बेच दिया। अब कोई मेरा सुअर 75 से 90 kg के बीच में है तो मैं इसको बेकॉन के लिए बेच दूंगा। तो देखो, अब पॉर्क और बेकॉन में फ़र्क समझो। तो फ़र्क क्या है? तो इनमें फ़र्क यही है कि पॉर्क जो होता है आपका, यानी कि इसके पूरे बॉडी को अगर हम स्लॉट कर दें, इसकी चमड़ी अलग कर दें, इसके पैर की कुछ हड्डी अलग कर दें, जो भी अंदर इंटरनल मटेरियल है, जो कि रॉ मटेरियल हमको खाने के लायक होता नहीं है, सारी चीज़ें स्लॉट करने के बाद जो भी बचता है वो होता है आपका पॉर्क। लेकिन बेकॉन एक स्पेशल पर्पस पॉर्क होता है, जो कि केवल इनके थाइज और बेली से लिया जाता है। अब इस बेली को वो रोस्ट करते हैं, इसी चीज़ को हम कहते हैं बेकॉन। अगर आपने कभी बेकॉन बर्गर खाया है तो बेकॉन बर्गर सुअर का बना होता है। तो बेकॉन बर्गर खाने से पहले ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखें कि भाई सुअर कैसे खाए, इतना गंदगी वाला एनिमल कैसे खाए हम लोग। ठीक, अगर बात करूँ, मेरा इससे भी ज़्यादा हेवी वेट सुअर है, 120 से 130 kg के आसपास। हालांकि इतना मोटा सुअर केवल और केवल आपकी जो प्रेग्नेंट सॉय और प्रेग्नेंट गिल्ट होती है वही हो सकती है, जिनमें हाई बॉडी फैट होता है। हाई बॉडी फैट के लिए हमें ये 100 और ये बेच देते हैं। लेकिन ये चीज़ें केवल और केवल आपकी ब्रीडिंग एनिमल बेचते हैं। आप ब्रीडिंग एनिमल, जो भी प्रेग्नेंट एनिमल है, सॉरी ब्रीडिंग से भी अच्छा वर्ड मैं कहूँगा कि प्रेग्नेंट एनिमल को आप बेचते हैं, तो ये भी आपका इसमें आ जाता है कि भाई 120 से 130 किलो के बीच मैंने एक एनिमल बेचा, वो मेरा प्रेग्नेंट एनिमल रहा। ठीक, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। अब बात करते हैं आपकी इस पॉर्क की। सर पॉर्क पे क्या बात करें? चलिए चाय पे चर्चा करते हैं, उस तरह पॉर्क पे चर्चा करी जाए ना। तो देखो, पॉर्क में जो है आपका फैट परसेंटेज की बात करें तो लगभग आपके पॉर्क में 24% का फैट होता है। और बात करूँ मैं इसके प्रोटीन परसेंटेज की, तो लगभग मेरा 17% प्रोटीन इसमें होता है। अब बात है डिसीजेस पर। स्वाइन की डिसीजेस बहुत कर लिया है, स्वाइन की खुशामद, अब स्वाइन की डिसीजेस समझते हैं। स्वाइन DIACAC डिसीजेस। ठीक, अब जिस तरह काउथ में डिसीजेस थे, बफेलो में डिसीजेस थे, शीप गोट में हमने डिसीजेस देखे, इसी तरीके से आपके सुअर में भी डिसीजेस होते हैं। सुअर में भी आपके वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोअल, मेटाबॉलिक, ये सारे डिसीज पाए जाते हैं। अब मैं बात करूँ पहले वायरल डिसीज़ की। वायरल डिसीज़, तो देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका वायरल डिसीज़ जो है वो है स्वाइन फीवर। स्वाइन फीवर, दूसरी भाषा में बात करूँ तो हॉग कोलेरा। कोलेरा तो आपको सबको पता है। कोलेरा को सिरे सिरे कह सकते हैं हमें डिसेंट्री, यानी कि यहाँ से खाया वहाँ से फ्रेश होके आ गए, इसे कहते हैं कोलेरा। ठीक, अब स्वाइन फीवर आपका जो है वायरल डिसीज है सर। अब इसमें सिम्टम की बात करूँ तो देखो, अब इसमें सिंपल सिम्टम आता है। इसकी जो थाइज है, जो इसकी बेली है, थाई रुको लिख ही रहते हैं ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी हो। इसकी जो थाइज है, थाइज तो जानते हैं,
लेग के ऊपर का ये जो पार्ट है इसको हम थाइज बोलते हैं, थाइज, बेली। इस पर जो है पर्पल कलर के सिम्टम दिखने लगते हैं, ठीक, पर्पल पैचेस, पर्पल पैचेस दिखने लगते हैं। ये तो इसका सबसे बड़ा सिम्टम हुआ, वायरल डिसीज में आ गया है। इसके अलावा आर्चिंग ऑफ बैक, आर्चिंग ऑफ बैक, यानी कि मेरा एक सुअर ऐसा था एकदम स्ट्रेट, अब वो अचानक से ऐसा हो गया, ठीक, इसको हम कहेंगे आर्चिंग ऑफ बैक। सॉरी, अब मैं तो इसका कहूँगा कि मेरा एक सुअर ऐसा स्ट्रेट था, अब वो ऐसा हो गया है, यानी कि उसकी बैक अंदर की तरफ चली गई है, आर्चिंग ऑफ बैक। बैक का आर्च होना यानी कि एक धनुष की तरह बनना, उसे हम आर्चिंग ऑफ बैक कहते हैं, ठीक। अब ये जो आपका स्वाइन फीवर है, स्वाइन फीवर सबसे ज़्यादा आपकी यंग एनिमल में पाया जाता है। यंग एनिमल यानी किस में? आपके पिगलेट में, आपके बोरलिंग में और आपकी गिल्ट में, ये सबसे ज़्यादा वही से पाया जाता है। यंग एनिमल आर मोर ससेप्टिबल टू स्वाइन फीवर रादर देन अडल्ट एनिमल। अब ओल्ड एनिमल की बात ही क्या करूँ, उनको काटना ही है यार। इसके अलावा बात करूँ कुछ और सिम्टम्स की, जो इसका नोज़ देख पा रहे हैं आप, जिसमें तो आप 2 उंगलियां डाल सकते हैं, लेकिन 2 उंगलियां डालने के बाद आपको आपके मुंह में नहीं डालनी, पोंछ लेनी किसी कपड़े से, ठीक। तो ये जो नोजल डिस्चार्ज है, नोजल डिस्चार्ज काफ़ी प्रोमिनेंट सिम्टम है, क्योंकि उसके नाक से जो सर्दी बहने लगती है, इसी से हम पता लगा सकते हैं कि भाई उसको बुखार हुआ है, स्वाइन वाला बुखार हुआ है। अब स्वाइन वाले बुखार को हम एक अलग नाम से जानते हैं, कौन से? H1N1 वायरस जो है, जिससे कि आपका स्वाइन फ्लू फैलता है, इसी को हम स्वाइन फीवर कहते हैं। ये लगभग मुझे लगता है मैं शायद 7वीं या फिर 8वीं में था, तब ये H1N1 का प्रसार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ था। आई थिंक मैं तब तक 7वीं 8वीं में नहीं, प्राइमरी विद्यालय में था, शायद 3री या 4थी कक्षा में था। तब H1N1 का काफ़ी ज़्यादा फैलाव, काफ़ी ज़्यादा प्रचार, काफ़ी ज़्यादा प्रसार अपने इंडिया में हुआ था। तब हम लोग सारे लोग मुंह ढक के उस पर तेल की कुछ छींटे छिड़क के तब स्कूल जाया करते थे। उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग बीमारी, जैसे कोरोना आया था ठीक उसी तरीके से आपका H1N1 वायरस भी आया था, ठीक। नोजल डिस्चार्ज इसकी बात करूँ, अब बात करें इसके अलावा कुछ और की, तो ये जो इसका हेड है, जो इतना सीना तान के खड़ा है, जो हमको ये बादशाह का दिखा रहा है, ये ऐसा खड़ा नहीं रहता, इसका हेड जो है ड्रूप हो जाता है, यानी कि ड्रूपिंग हेड। अब आपने वो इसका डायलॉग तो सुना होगा, किसका? जो आपके त्रिपाठी जी है, कि भाई बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, झुके हुए गुलामों के झुके हुए सर बादशाह का रास्ता खुद ब खुद बताते हैं। तो ठीक उसी तरीके से गुलामों के सर झुक जाना, यानी कि ड्रोपिंग ऑफ हेड हो जाना, इसमें काफ़ी प्रोमिनेंट सिम्टम माना जाता है स्वाइन फीवर में। इसके अलावा बात करूँ मैं कुछ और स्वाइन फीवर डिसीजेज़ की, सॉरी वायरल डिसीजेज़ की, स्वाइन फीवर डिसीजेज़ की नहीं, कुछ और वायरल डिसीजेज़ की। तो और वायरल डिसीजेज़ की बात करूँ तो पहला आपका आता है FMD, ठीक। दूसरा आता है स्वाइन पॉक्स। बात करूँ मैं किसी और की तो स्वाइन इन्फ्लुएंजा। शायद मैंने गलती कर दी। अब आपका जो H1N1 है ये स्वाइन फीवर ना होकर स्वाइन इन्फ्लुएंजा होता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपका स्वाइन फीवर जो है वो आपका स्वाइन इन्फ्लुएंजा होता है। इस बात को करेक्ट कर लेना, इसको मैंने नोट में भी करेक्ट कर दिया है, लेकिन मैंने यहाँ बताने में थोड़ी गलती कर दी। स्वाइन आपका स्वाइन इन्फ्लुएंजा होता है, ठीक। ओके, अब यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक आपके वायरल डिसीज खत्म है। सर हम FMD, स्वाइन पॉक्स, स्वाइन फीवर को, इन्फ्लुएंजा को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ना पढ़ो तो भी चल जाता है, क्योंकि बहुत कम चांसेस है इसके डिसीज़ पर क्वेश्चन बनने के, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है बड़े बड़े डिसीज़ पर, इसके लिए हम रिस्क नहीं लेंगे, ठीक। सर लेकिन रिस्क है तो इश्क है, तो जाओ करो इश्क, रिस्क ना लो, लेकिन तुम करोगे नहीं, क्योंकि देखो पैसे के बिना इश्क हो ही नहीं सकता। अब बात करें आपके बैक्टीरियल डिसीज़ की। बैक्टीरियल डिसीजेस, तो बैक्टीरियल डिसीजेस में सबसे इंपॉर्टेंट डिसीज़ है स्वाइन इरिसाइफल। क्या है? इसकी स्पेलिंग बहुत घटिया है यार, लिखने में इंसान का आधा दम निकल जाता है।
स्वाइन इरिसेफेल। अब स्वाइन इरिसेफेल ये आपका एक बैक्टीरियल डिसीज है। ये होता किससे है? इरिसेफेलोथ्रिक्स। हाँ, इरिसेफेलोथ्रिक्स थियोपैथी। भाई बहुत बड़ा नाम है, सुअर से भी बड़ा नाम है ये। इरिसेफेलोथ्रिक्स थियोपैथी, ये बैक्टीरिया जो है आपका स्वाइन इरिसेफेल कॉज करता है। अब इसमें कुछ आम सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहला, डायमंड शेप ऑन देयर नेक, रेड डायमंड शेप ऑन देयर नेक। सर ये रेड डायमंड कैसे? तो देखो, आपने चेस्ट तो कभी ना कभी देखा होगा। जिस तरीके से चेस्ट होता है, ठीक इसी पूरी बॉडी पर चेस्ट की लेयर बन जाना, इसी को ही हम कहते हैं बैक्टीरियल डिसीज, स्वाइन इरिसेफेल। अब देखो, ये जो इसकी मान के चलो ये इसकी नेक है। अब सर आप आसमान में ड्राइंग कर रहे हैं, तो देखो आसमान छोड़ो। अब इसके तरह से कोई अगर आपके सिम्टम बन जाता है उसके बॉडी के ऊपर कि भाई एक डायमंड शेप हमको दिख रहा है, तो डायमंड शेप, सर ये कहाँ डायमंड शेप हुआ? अब जब कार्ड खेलते हैं तो डायमंड शेप इसी तरीके से होता है। डायमंड को ज़्यादा लिटरली ना लो, समझे? तो इसी तरीके से जो शेप होता है आपका, इस तरीके के डायमंड शेप इसके नेक पर दिखने लगते हैं, वो भी रेड कलर के। इसको मैं रेड कलर में लिख दूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। रेड कलर डायमंड शेप ऑन देयर नेक। उनकी नेक पर रेड शेप दिख जाना ही बैक्टीरियल डिसीज़ के आने की आगाज़ होता है। इसके अलावा बात करें अनदर सिम्टम्स की, हाई फीवर यानी कि पायरेक्जिया। आप किसी मेडिकल स्टूडेंट से पूछे पायरेक्जिया क्या होता है, वो कहेगा फीवर होता है। इतने कॉम्प्लेक्स टर्म क्यों दिए भाई, जब फीवर कह सकते थे। ठीक, अब यहाँ तक हमारे सारे बैक्टीरियल डिसीज खत्म होते हैं, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। अभी हम बात करेंगे अनदर बैक्टीरियल डिसीज की। भाई इसके अलावा कोई बैक्टीरियल डिसीज है तो एंथ्रेक्स भी नहीं पाया जाता है। ब्रुसेलोसिस, जिसमें बच्चा मारा जाता है, ब्रुसेलोसिस भी पाया जाता है। इसके अलावा एक और डिसीज है, आई थिंक स्वाइन इरिसेफेल हो गया आपका, ट्यूबरक्लोसिस, ये भी इन्हें पाया जाता है। ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है कि भाई सुअर में कौन से डिसीज पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ तक आपका सुअर स्वाइन हस्बेंड्री आपका एंड हो चुका है। तो ठीक, आपसे मिलते हैं पोल्ट्री वाले लेक्चर में। अगर स्वाइन पर कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको लगे, अब देखो मैं भी एक एफ हूँ, मैंने भी आपकी तरह कई सारे कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं। मैं किसी पे यहाँ बैठ के ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके नोट्स अच्छे हैं, उनके नोट्स गंदे हैं, ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन देखो, स्वाइन हस्बेंड्री में आपको उतना ही पढ़ना है जितना इंपॉर्टेंट है। अब कुछ नोट्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनमें यहाँ तक बताया गया है कि भाई उसको कितना पानी पिलाना चाहिए, कि जब वो प्रेग्नेंट है तब उसको कितना पानी पिलाना चाहिए, जब वो बच्ची हो तब उसको कितना पानी पिलाना चाहिए। तो ये सारी बकवास है। तो ये सब के चक्कर में ना पड़े, कोई भी क्रिस्प क्रंची नोट्स उठाए, उसी से पढ़े और अपना सिलेक्शन ले। बकवास ना करे, ज़्यादा बकवास बातें ना पढ़े। जो इंपॉर्टेंट है, मतलब मान के चलो, जैसे कि मैं बात करूँ बैक्टीरियल डिसीज़ की, स्वाइन इरिसेफेल की, इसमें मुझे इंपॉर्टेंट क्या क्या लगता है कि भाई उसका बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल नेम उसका, रेड, उसमें उसके बॉडी के ऊपर आने वाले रेड डायमंड शेप्स के वाले जो पैचेस है वो, हाई फीवर, बस यहाँ तक चीज़ें आपको पढ़नी है। अब ये नहीं कि उसका हाई फीवर हो जा रहा है, लैमनेस हो जा रहा है, वो खाना छोड़ दे रहा है, धरती पे लेट रहा है, ना, ये सब नहीं। ये सब तो आम सिम्टम, ये तो होता रहता है, ये तो IBPS को भी पता है, ये सब सिम्टम हमको देने ही देने हैं। लेकिन खास सिम्टम आपको, बस खास सिम्टम ध्यान में रखिए, जिससे कि आप दो डिसीज़ को डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। बस यहाँ तक आपकी पढ़ाई हो गई, आप AF बनने के लिए तैयार हैं। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि भाई पढ़ाई कुछ नहीं बल्कि दो चीज़ों के बीच का डिफरेंस समझना है, उस दिन से आपकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होने लगेगी। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पोल्ट्री के सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।